अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं शीत युद्ध का दौर, दो ज्यादा का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, और चैप्टर 4 है सत्ता का समकालीन केंद्र, यानी कि सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले माइंड मैप है, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, सत्ता का उतार चढ़ाव कैसे हुआ, आर्थिक रूप में चीन का उत्थान कैसे हुआ, यूरोपीय संघ का गठन, आसियान, भारत और चीन का बदलता हुआ संबंध, और एनसीईआरटी के बुक्स का जो अभ्यास है उसको करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पावर सेंटर्स कौन कौन से कंट्री गए, उनके बारे में अगर आप जान जाओगे तो फिर मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर वर्ल्ड वाइड आप जाओ तो नो डाउट ब्रिटेन का दबा रहा है हमेशा, सबको लगभग गुलाम बना कर रखा है। अमेरिका करंट टाइम में सुपर पावर है। इससे पहले अगर कोल्ड वार एरा में चला जाइए तो सोवियत संघ एक सुपर पावर था, अमेरिका को चैलेंज करता था। थोड़ा सा अगर कोल्ड वार से पहले चले जाइए तो जापान भी सुपर पावर था। कोल्ड वार की मिड एरा में आ जाइए तो चाइना सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ा। करंट टाइम में इंडिया भी उस दौर में शामिल। इसी के बीच कुछ संगठन बने जैसे यूरोपियन संघ और आसियान, ये भी एक वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं और अपने देशों को मजबूत कर रहे हैं। तो पहले हम लोग एक एक कंट्री को करके पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेरिका को भी कल खत्म कर लिए अमेरिका। अब आज उसको कहते हैं चाइना। तो सबसे पहले चाइना में क्रांति हो गई। आपको पहले बताया गया था कि चाइना में पहले क्या था, वो आप क्या है, क्या था चाइना में पहले? रिपब्लिक ऑफ चाइना था। और अब क्या है? पीपुल्स पहले था, अब रिपब्लिक। ठीक। तो चीनी क्रांति होता है 1949 में सबसे पहले, और साम्यवादी सरकार का गठन होता है क्योंकि क्रांति सफल हो। और इसका पहले का वीडियो में इसके पहले का है, इससे पहले हम नहीं जाना। तो पीपुल्स ऑफ चाइना की स्थापना होती है 1949 में, इससे पहले था रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1950 और 53 में जो कोरिया का युद्ध होता है उसमें चाइना पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ठीक है। 19 में भारत के साथ पेंसिल समझौता कितने अप्रैल को हुआ था? 29 अप्रैल या 4 अप्रैल? 29 अप्रैल को हुआ था। पेंसिल यानी कि हाथ की 5 उंगलियां, यानी कि 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ था हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ। तो ये एक महत्वपूर्ण डेडलाइन है 29 अप्रैल 1954। इस इन तीनों का आप अगर देखोगे तो कोरिया वार में शामिल होना, पीपुल्स ऑफ चाइना की स्थापना, पेंसिल समझौता, क्या दिखता है? तो यहाँ दिखता है कि वो प्योर कम्युनिस्ट मॉडल को चाइना अपना लिया और नियंत्रित अर्थव्यवस्था वहां पे शुरू हो गई, कंट्रोल इकोनॉमी स्टार्ट हो गई। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद 1958 से 61 ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वहां पे प्लान शुरू होता है। यहाँ पे डब्ल्यू मिसिंग है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। तो औद्योगिक क्रांति और कृषि सुधार कार्यक्रम वहां पे चलाए जाते हैं, हालांकि ये असफल होता है, सक्सेस नहीं होता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम जो है वो सक्सेस नहीं होता है। चलाया कब जाता है? 58 से 61 के बीच में, 3 साल। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको। उसके बाद 76 66 से लेकर 73 61 है, बीच में 4-5 साल का गवर्नमेंट चेंज में गैप आता है। 66 से लेकर 76 तक सांस्कृतिक क्रांति आती है। क्यों आता है बता सकते हैं? तो वहां पे बदलाव का प्रयास होता है, क्योंकि 66 के बाद जब ये सुधार नहीं हो पाता है तो वहां के सिस्टम को बदलने का प्रयास होता है, और बदलने का प्रयास करते हैं माओ। ठीक है। उसके बाद निक्सन का विजिट होता है, निक्सन अमेरिकी प्रेसिडेंट चीन जाते हैं, और यहाँ पे साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश होती है और दोस्ती का हाथ पड़ता है। तो निक्सन विजिट कब हुआ? 72 में। और माओ की मृत्यु कब होती है? 73 में।
और जब माओ की मृत्यु होती है तो वहां नेक्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि अगला शासक का अध्यक्ष बनता है डेंग श्याओपिंग। और ये वहां पे आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू करता है जिसको हम लोग बोलते हैं खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। अभी तो सूत्र होता है 1978। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि ओपन डोर पॉलिसी कब शुरू हुई, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये शुरू किसने किया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा डेंग श्याओपिंग, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था की ओर यहाँ पे कदम बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था था, यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था की तरफ शुरू हो गया। उसके बाद 1980 में सेज की स्थापना करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक इकोनॉमिक जोन बनाता है और वहां पे बिजनेस करने के लिए बहुत सारे नए नियम बनाते हैं। नए नियम बनाने में क्या होता है कि सब कोई फॉरनर आया बिजनेस करने, तो उसको टैक्स फ्री कर दिया या टैक्स कम कर दिया। तो ये वो नया शुरुआत करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चाइना कब, 1980। और इससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, विदेशी निवेश जो है बहुत ज्यादा चीन में बढ़ जाता है। उसके बाद एक बार फिर से होता है 15 अप्रैल 1989 को टाइनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। टाइनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट या घटना जो है ये चाइना को एक बार फिर से हिला देता है। ये टाइनानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट क्या है, तो टाइनानमेन जो है एक जगह होता था, चाइना में एक जगह होता है तो टाइनानमेन बोला जाता है, जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। आप लोग मानव का डब्बा पड़े हो इसके, या आप पटना का संपूर्ण क्रांति गांधी मैदान का नाम सुने होगा, डाले प्रोग्राम होता है तो शिवाजी मैदान का नाम सुने होगा, शिवाजी मैदान का नाम सुना है ना, फिर दिल्ली में रामलीला मैदान का नाम सुने होगा। तो ये सब क्या है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल है जहाँ सरकार भी सार्वजनिक कार्यक्रम करती है, सरकारी कार्यक्रम उसी जगह पर किया जाता है। तो चाइना का सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल था टाइनानमेन स्क्वायर, और यहीं पे होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे होती है ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक नेता थे हु याओबांग, ये एक समाज सुधारक थे चाइना के। हु याओबांग कौन थे, चाइना के एक समाजवादी समाज सुधारक नेता थे, और ये इनकी मृत्यु हो जाती है 15 अप्रैल को। तो मृत्यु के उपलक्ष्य में शोक सभा रखा जाता है, एक सार्वजनिक स्थल पे शोक सभा रखा जाता है, और शोक सभा जो है बाद में आंदोलन में कन्वर्ट हो जाती है, क्रांति में कन्वर्ट हो जाती है। उनके मरने के बाद लोग उनके विचारों को फैलाने के लिए गुस्से में आ जाते हैं, और हजारों की संख्या में छात्र पब्लिक सड़क पर आते हैं। और इसको दबाने के लिए ये कई सप्ताह तक लगातार चलता है। शुरू हुआ 15 अप्रैल को, पूरा मई चला। फाइनली 4 जून को चाइना को सेना भेजना पड़ा और ये प्रोसेस को दबाना। तो यहाँ पे पूछेगा आपको कि ये टाइनानमेन क्या, स्क्वायर क्या, तो ये सार्वजनिक स्थल था चाइना। ये शुरू कब हुआ, 15 अप्रैल को हुआ, 1989, पूरे मई चला। शुरू होने का कारण क्या था, एक शोक सभा वहां के समाजवादी नेता का की मृत्यु के बाद हुआ था, हु याओबांग। क्लियर है। और सरकार ने वहां सेना का भेजा 4 जून को, तो 4 जून को ये आंदोलन क्लोज हो गया। 15 अप्रैल से लेकर 4 जून तक चला, यानी कि लगभग 6 सप्ताह से चला, मई में 4 सप्ताह और 2 सप्ताह अप्रैल में। क्लियर है। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो इसका फायदा भी चाइना को मिलता है, कभी कभी किसी के डूबने का भी फायदा किसी को मिलता है। जैसे मान लो एक बोतल है, ठीक है, और बोतल में कुछ डाल दो, कुछ भी चीज डाल दो इसमें, ये अगर मान लो कि हम एक चॉकलेट को डाल दिया, कुछ हल्की चीजों को डाल दिया, और उसको निकालना है बिना पानी को गिरे हुए, तो कैसे निकालो, मतलब और पानी इसमें और पत्थर वत्थर डाल के डालेंगे ताकि वो डूबेगा तो पानी ऊपर आएगा और वो निकल जाएगा। ठीक है। जैसे मान चलो अगर आपके घर में लाइट नहीं है, मोबाइल रिचार्ज हो गया, तो क्या करो, इन्वर्टर में लगा देंगे। इन्वर्टर जब लाइट नहीं है तो इन्वर्टर भी चार्ज रहेगा, जाहिर सी बात है, और सभी घर इन्वर्टर होता नहीं है। अब मोबाइल चार्ज करना, मोबाइल ऐसे आज मतलब किडनी फिबरा नहीं जाएगा, काम चल जाएगा, मोबाइल जरूरी है, तो मोबाइल कैसे चार्ज करोगे, लाइट आलू सबके घर में होता है,
और आलू में 0.1 मेगावाट का बिजली पावर होता है। उससे नहीं होता, हम करके देख। होता है, लेकिन उसकी आलू आप देखो, एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए 0.5 वोल्ट पावर चाहिए और आलू में 1 वोल्ट ही होता है। तो उसके लिए आपको आलू की संख्या बढ़ानी होगी और आलू ताजा होना चाहिए और उसमें कॉपर और आयरन दोनों को आपको उसका डालना होगा। अगर वो नहीं है तो पॉइंट डाल दो, 10 का सिक्का लगा, 5-10 आलू लगा दोगे तो एक एलईडी बल्ब जल जाए। शायद तो कोई गलती हो गई, उसको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखते। नहीं जलेगा, लेकिन मैंने बोला था आलू जो है उसमें बहुत ही कम पावर होता है, ठीक है, 0.1 वोल्ट। और कोई भी मोबाइल का चार्जिंग सिस्टम होता है 0.5 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक होता है। तो आप 1 वोल्ट पे चार्ज शो करेगा, चार्ज लेगा नहीं, या कभी कभी शो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक ही विकल्प है कि आलू की संख्या बढ़ानी होगी और वो जो दो आपको कॉपर और नील डालने हैं, लोहा आयरन डालना है, वो दोनों आपको अच्छे क्वांटिटी में डालना, पावर जनरेट करना है। और ये साइंस का प्रूफ चीज है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसमें यही है कि देखो, दिक्कत ज्यादा है कि बच्चा कहीं वीडियो देख लिया आलू लेकर बैठ गए, तो आलू भी आपको ध्यान देना होगा कि नया आलू होना चाहिए। पुराने आलू में उसका एनर्जी कम होता है, नए आलू में एनर्जी ज्यादा होता है। हर टाइम में इसीलिए तो बता रहे हैं कि जब आलू पुरानी हो जाती है तो फिर आपको ज्यादा आलू लगाना, ज्यादा उसमें पावर जनरेट करना पड़ेगा। जब जो चीज 2 आलू बन सकता था उसके लिए 10-12 आलू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको खा भी सकता हूँ, खाली करंट निकाला होगा, इसीलिए आलू खाने वाले लोग करंट दिमाग होते हैं और बिजली की तुरंत तेज दिमाग है। तो सोवियत संघ के विकल्प से भी चीन को फायदा होता है। 97 में हांगकांग जो है चीन में शामिल हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हांगकांग चीन में शामिल हो जाता है। हांगकांग की कहानी क्या है? तो हांगकांग नानकिन संधि के तहत अंग्रेजों के पास था, एक नानकिन संधि हुआ था और उसके तहत हांगकांग जो था अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। नानकिन संधि कब हुआ था? 1842 में। हांगकांग पर नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का। 1860 में हांगकांग के और एरिया जो थे अगल बगल के, उसको भी ब्रिटेन अपने पास मिला लिया और फिर 98 में 99 साल का लीज दे दिया। यानी कि हांगकांग ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनी बनकर रह गया। शहर में जमीन बिकता है ना लीज पे, जमीन लीज पे बिकता है, एग्रीमेंट पे जमीन फ्लैट ये सब जब लीज में मिलता है। 100 साल लेना, 100 साल का तो नहीं था, 99 साल का एग्रीमेंट होता है। लेकिन ब्रिटेन जो है एक देश को ही एक लीज पे ले लिया और देश का नाम था हांगकांग। कितने के लिया? 99 साल के लिए। कब लिया? 1898 में। तो लंबे समय तक हांगकांग क्या रहा? ब्रिटिश कॉलोनी बनकर रहा, ठीक है। उसके बाद 1984 में सीनो ब्रिटिश का ज्वाइंट अनाउंसमेंट होता है। सीनो चाइनीज नेता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक ज्वाइंट अनाउंसमेंट होता है। कब होता है? 1984 में। अनाउंसमेंट ये होता है कि 1997 को हांगकांग चीन को वापस कर दिया जाए। हांगकांग चीन का हिस्सा था इससे पहले, 1842 से पहले। तो चीन को हम वापस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, 1997 में। अठानवे से हो जाता तो 99 साल बाद वापस कर देंगे, लेकिन वापस करने के बाद भी टैरिफ और कंडीशंस लागू होंगे। और ये आप एग्जाम में आता है 12th में, खासकर 12th में क्वेश्चन क्या पूछता है कि 132 सिस्टम किस देश में लागू हो? एक हाँ, एक मेखला मार्ग नीति भी आता है, या एक देश दो अर्थव्यवस्था किस कहाँ लागू है? तो ये चीन में लागू है। तो यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन आता है कि हम आपको देंगे, लेकिन 50 साल के लिए आपको देंगे एग्रीमेंट। आपको भी कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, 150 ईयर्स, यानी कि 97 से लेकर 47 तक आपके पास रहेगा, उसके बाद री एग्रीमेंट होगा। 47 के बाद फिर से हांगकांग कहाँ जाएगा ये डिसाइडेड नहीं है। और 172 सिस्टम लागू होगा। क्यों? क्योंकि हांगकांग किसके पास था? ब्रिटेन के पास। वहां की इकोनॉमी कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। चाइना बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। अपना ओपन पुलिस ले आएगी ना, अर्थव्यवस्था तो बंद ही है, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार ही है। तो यहाँ पे चाइना में अभी सब जगह
क्लोज इकोनॉमी है, लेकिन चाइना के पार्ट होने के बाद भी हांगकांग में ओपन इकोनॉमी, इसीलिए कहता है वन कंट्री तो टू सिस्टम, एक देश दो अर्थव्यवस्था। तो ये पूछेगा कहाँ है, तो चाइना में है। क्यों है, तो हांगकांग, ड्यू रीजन टू हांगकांग और एग्रीमेंट, ये तीनों ब्रिटिश संयुक्त घोषणा, इसी घोषणा करता है। जैसे जैक बोर्ड का हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये पढ़ा देते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम लागू किस देश ने किया, बस इतना पढ़ना है। लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे जाते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो वहां पे पढ़ना है कि ये क्यों हुआ, तो ये क्यों हुआ, तीनों ब्रिटिश घोषणा शुरू हुआ, उसके जो क्लॉज लगाया, टर्म ऑफ रेफरेंस लगाया चीन के साथ, उसलिए हुआ। हांगकांग चीन का ऐसा कितने साल तक रहेगा, 50 वर्ष तक रहेगा। ब्रिटिश ने कितने साल तक लिया, 93 वर्ष तक लिया। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि जैक बोर्ड की किताब में आपको नहीं मिलता। आप लोग 20 शायद पढ़े हैं, तो जैक बोर्ड में आई थिंक आप लोग नहीं पढ़ा होगा। तो 1 जुलाई 1997 से हांगकांग चीन का हिस्सा है। यहाँ पे डेट दिया गया जुलाई 1 1997। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ SAR लागू है। SAR मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में हांगकांग है। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये हांगकांग चीन का हिस्सा जरूर है, लेकिन स्वायत्त है। यहाँ पे सरकारें अपने हिसाब से काम करती है, रक्षा और विकास का जिम्मा खुद हांगकांग के पास है। यानी ये मान लो कि हांगकांग सेल्फ कंट्री हो गया। यहाँ पे चीन का हिस्सा है जरूर, लेकिन चीन का नियंत्रण नहीं है। यहाँ पे SAR लागू है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्लियर है, हांगकांग चीन का हिस्सा होते हुए भी चीन की सभी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं। क्लियर। उसके बाद 2001 में WTO में भी प्रवेश करता है चीन। तो ये भी आपके लिए है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन कब शामिल हुआ, तो 2001 में। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होता है चीन में। ये भी दुनिया में अपनी ताकत दिखाता है, ओलंपिक करवा के। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? तो बेल्ट एंड रोड पॉलिसी जो है, ये लाने का क्रेडिट जाता है शी जिनपिंग का। ये कौन लाए हैं? शी जिनपिंग। बेल्ट का मतलब सड़क और रेल मार्ग को मजबूत करना। बेल्ट का मतलब सड़क और रेल मार्ग को मजबूत करना, यानी कि एशिया से यूरोप तक सड़क और रेलवे मार्ग को बना देना, रोड बना देना, ट्रेन का व्यवस्था कर देना। कहाँ से? एशिया से यूरोप तक। वैसे ही रोड का मतलब होता है समुद्री रास्ते, यानी कि बंदरगाह को मजबूत करना। इससे क्या होगा कि अगर ये इसका टारगेट है 100 से प्लस देश, यानी कि इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री को भी जोड़ा गया है। तो 100 से अधिक देशों में अगर चाइना रोड बना देता है, बंदरगाह बना देता है, रेलवे लाइन बिछा देता है, तो दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम हो जाएगी तो चाइना अपना माल और सस्ते में सप्लाई कर पाएगा। ट्रैवलिंग कॉस्ट ज्यादा लगता है किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट हो जाता है। तो अगर ये जिस देश में यातायात का साधन अच्छा है, वहां पे सामान सस्ती मिलती है, मार्केट अच्छा हो। अब जाहिर सी बात है कि कोई चीज अगर चाइना सस्ता पूरी दुनिया में बेचेगा, लगभग 100 से अधिक देशों में, तो सुपर पावर बनने से कौन रोकेगा? तो यही प्लान है शी जिनपिंग का। लेकिन बेल्ट एंड रोड पॉलिसी में भारत शामिल नहीं है। 100 से अधिक देशों में प्लान चल रहा है, भारत इसका ज्यादा हिस्सा है, लेकिन भारत शामिल होने से इनकार है। रीजन क्या है? रीजन है कि CPC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, जो कि पाकिस्तान से गुजरता है और भारत को इस पे आपत्ति है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से गुजरता है और भारत को इससे आपत्ति है, इसीलिए भारत बेल्ट एंड रोड पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं। आपसे पूछेगा कौन सा एशियाई देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं, तो भारत। यही पूछ सकता है कि भारत क्यों शामिल नहीं है। कारण
CP ईस्ट। क्लियर है? उसके बाद 2015 में चीन चाइना शुरू करता है मेड इन इंडिया पॉलिसी। 2020 मेड इन चाइना, मेड इन चाइना पॉलिसी। और इसके बाद 2020 में कोविड-19 स्टार्ट होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया का जो कंडीशन था वही चाइना का भी रहा, कुछ नहीं हो पाता है। 2021 में भारत और चाइना के बीच विवाद। 22 में शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए और 23 से लेकर 26 तक चाइना भी AI, 5G, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका के लिए समकालीन चुनौती पेश कर। तो सत्ता का एक समकालीन केंद्र चाइना है। चाइना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को? अब चलते हैं जापान की। जापान की अगर आधुनिक जापान की बात की जाए, जापान तो बहुत पुराना है। आधुनिक जापान की शुरुआत होती है 1868 में मेइजी पुनर्स्थापन के साथ। जब मेइजी की सरकार वहां आती है तो उन्होंने यहाँ इसको पुनर्स्थापन करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसके साथ शुरू होता है नया आधुनिक जापान का जिंदगी। वजह क्या है? इसके बाद जापान में आधुनिकीकरण शुरू किया जाता है, इसको मॉडर्न करने का प्रयास किया जाता है, यहाँ पे उद्योग लगाने शुरू किए। कब? 1868 के बाद। और सत्ता सम्राट के हाथों में आ जाता है। किसके हाथ में आती है? सम्राट क्या? और सम्राट कौन थे? मेजी। क्लियर। 1905 में रूस और जापान का युद्ध होता है। रूस और जापान का युद्ध होता है। देखने तो लगता है कि रूस जीत गया होगा, लेकिन होता नहीं है, जीतता है जापान। जापान 1905 के युद्ध में रूस को हरा देता है और इसके बाद उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि एशिया के एरिया में अपना विस्तार करने लगता है। एशिया का एरिया का मतलब चाइना पे भी, यानी कि चाइना के बहुत हिस्सों पर पूरा कब्जा कर लेता है। कोरिया, यानी कि दोनों कोरिया उस समय था, उत्तरी और नॉर्थ कोरिया एक साथ था, उस पे कब्जा कर। उत्तरी और नॉर्थ दोनों एक साथ था और साथ में साउथ भी था और दक्षिणी भी, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी तो 50-53 के युद्ध के बाद हुआ है ना। उससे पहले एक ही कोरिया था। मैथ में 9 से पता है, एक ही कोरिया था। कोरिया और चाइना पर भी जापान नियंत्रण स्थापित कर 1905 के युद्ध के बाद। उसके बाद 1945 यानी 1939 से 45 तक चलता है युद्ध और युद्ध में अमेरिका गिरा देता है बम, और बम का नाम होता है परमाणु और स्थान होता है हिरोशिमा और नागासाकी। डेट होता है 6 अगस्त और 9। लिटिल बम और लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बम और फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन। और हो जाता है जापान पूरी तरह से तबाह और कर लेता है जापान पर अमेरिका कब्जा। उसके बाद वहां पे नया संविधान लागू किया जाता है 1947। जापान का नया संविधान कब आता है? 1947, जब भारत आजाद हुआ था उसी में। और संविधान के अनुसार वहां पे सेना पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद 1950 से लेकर 73 तक, 50 से लेकर 73 तक जापान में इकोनॉमिक मिरेकल हो जाता है, अद्भुत, असंभव, अचंभित करने वाला क्रांति है और पूरी दुनिया जापान की दीवानी हो जाती है। भारत में तो गाना भी बज जाता है, भारत इंग्लैंड देखा, लंदन देखा और देखा वहां। अच्छा, ऐसा था। वो दौर था जब लड़कियों की शादी होती थी, दहेज में लोग सोने के लिए लेते थे। वो दौर था जब लड़कों की शादी होती थी तो दहेज में सोने का टीवी मांगा जाता था। आज के LG, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां आ गए, लेकिन एक दौर था कि सोनी एरिक्सन का मोबाइल चलता था। आज बहुत सारे कंपनी मोबाइल के हैं। तो ये सोनी कंपनी का जो उद्भव हुआ, ये सोनी कंपनी जापानीज कंपनी,
दहेज में टोयोटा कार मांगा जाता है। अब तो महिंद्रा का भी बहुत सारा कार है। कल ही एक बेटी की हत्या कर दी है, यहीं के निर्माण दहेज की, और दहेज भी कम नहीं मिला था, 40 लाख। बहु हाँ, बहू की है दहेज भी कम नहीं दिया था, इनके पिताजी ने 40 लाख नगद, जो न्यूज पेपर में न्यूज में उनका वो मतलब जो लड़का है वो क्या करता है? एसबीओ 40 लाख नगद, एक 4 व्हीलर गाड़ी, और जब से शादी हुआ था हर महीने 50,000 1 लाख रुपया ऐसे भी दे देते। हाँ, जब मैंने बेटी मांगी थी, बेटी बेलवाटी कर दी तुम्हारी बोला शादी हुआ था, कल का ही नहीं हुआ। सोचो कि दहेज ही अगर जीवन है तो दहेज के बाद भी कहाँ हम जिंदा छोड़ा, 24-25 साल लड़की का है। तो पहले मांगा जा रहा था टोयोटा और सोनी, अरे टोयोटा और सोनी जैसे कंपनी कहाँ की है? जापान की। तो जब आप कार लेने जाए तो ध्यान देख लें कहीं आप मेड इन जापान तो नहीं खरीद हैं। हालांकि ये चीजें मजबूत होती, इसमें कोई शक नहीं है। सोनी का टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, या कोई चीज ले लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। टोयोटा का कार भी बहुत, फॉर्चूनर टोयोटा का ही है ना। हाँ, तो ये इतना इंक्रीज किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में दुनिया का बेताज बादशाह बन गया जापान, और 1980 में हाई टेक्निक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया में सबसे आगे चला। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर आप इस दशक के लोगों को बस टीवी देखते तो सोनी का ही टीवी मिलता, बहुत ही पॉपुलर। आप लोग के घर में भी अगर 90 के पहले का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी होगा या कलर टीवी भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा उस सोनी का होगा। एलजी तो था ही नहीं था, कहाँ से? बाबा के जमाने हम 80 से पहले की बात कर रहे हैं। अभी एलजी तो इधर 2000 के बाद ट्रेंड में आया है, 2000 ईस्वी के बाद एलजी ट्रेंड में आया है, छोटा बड़ा कोई भी। और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया जापान, जो 45 में समाप्त हो गया था, 80 आते आते दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो बर्बादी कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता, बर्बादी भी बदलाव लाता है। बस आपके अंदर जो है कुछ करने की तमन्ना हुई। 91 में लॉ ऑफ डिकेड, यानी कि वहां पे आर्थिक मंदी है, दुनिया में सोचा गया था भारत की दिवाली आ गया था, 10वीं का आर्थिक मंदी है ये। और 2010 में वहां पे फिर से पॉलिसी को रीजनरेट करने का प्रयास किया गया, और इस पॉलिसी को कहा जाता है अबेनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है ना, तो नॉमिक्स है, और उससे पहले अबे अपना नाम लगा दिया। अबे कौन था भाई? तो शिंजो अबे जो था वहां का हेड था। तो अब एक नया पॉलिसी आया, उसको रहता है अबेनॉमिक्स। तो अबेनॉमिक्स कब आया? 2010 में लाया कौन? शिंजो अबे। इसकी पॉलिसी को अबेनॉमिक्स कहते हैं। और 2020 में वो टोक्यो का ओलंपिक करवाता है, टोयोटा टोक्यो, आप इसको ओलंपिक आता है, ओलंपिक का छोटा पास है। तो ये था आपका जापान। नहीं। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन, जो कि जितना भी पढ़ो कम है, ये इतिहास का हड़प्पा हो गया है। तो यूरोपियन यूनियन अपने बहुत बार पढ़े होंगे, हर बार कुछ नया मिला होगा। आई थिंक आज भी कुछ नया मिलेगा। तो यूरोपियन यूनियन का विचार आता है सबसे पहले, नाम था फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर रॉबर्ट शुमान। तो रॉबर्ट शुमान कहते हैं भाषण में, घोषणा पत्र में 9 मई 1950 को, कब कहते हैं? 9 मई 1950 को। और वो कहते क्या है कि यूरोप को एक कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो बार बार फ्रांस और जर्मनी के झगड़े हो रहे हैं, इससे यूरोप को नुकसान हो। अगर यूरोप एक हो जाएगा तो फ्रांस और जर्मनी का झगड़ा नहीं होगा, और हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं के विचार से कोयला और किल का पॉल्यूशन बनाने की बात हुई,
और सबसे बड़ा संगठन बनता है 1951 में। 50 में उन्होंने घोषणा की और 51 में संगठन बनता है और ये संगठन बनता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और इसको शॉर्ट में ECSCD बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 6 देश थे, FDI प्लस DNF। FDI में कौन? फ्रांस, जर्मनी और इटली, और DNF में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। 6 देशों का समूह बनता है कब? 1951 में। उसके बाद रोम की संधि होती है। रोम की संधि होती है 25 मार्च को, और रोम की संधि में बात तय किया जाता है कि परमाणु एनर्जी का एक रिसोर्स तैयार किया जाए, और 25 मार्च 1957 को बनता है यूरोटॉम। यूरोटॉम मतलब यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी कब बनता है? 25 मार्च 1957 को रोम संधि के द्वारा। और इसी के बाद 1 जनवरी 1958 को बनता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। परमाणु के बाद क्या बनता है? EEC। इसमें भी 6 देशी होते, यही 6 देश, यानी कि इसी का ये विस्तृत रूप है। बस कंट्री वही है, नाम और काम बदल गया। यहाँ शुरू वाले में सिर्फ स्टील और कोल तक था, लेकिन जब इकोनॉमी का उसके बाद सेकंड वाले में सिर्फ एनर्जी तक था। थर्ड जब आया तो पूरा इकोनॉमी को कवर किया, पूरे आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्लियर किया गया। उसके बाद क्या है? 8 अप्रैल को होता है मर्जर संधि ब्रुसेल्स में। 8 अप्रैल को क्या होता है? मर्जर संधि ब्रुसेल्स में, और तीनों को मर्ज कर दिया है। ECSC को, EEC को और ECSC, EEC और यूरोपियन क्या है? यूरोटॉम को, और तीनों को मर्ज करने के बाद बनता है यूरोपियन कम्युनिटी। और ये बनता कब है? 1 जुलाई 1967 को। यूरोपियन कम्युनिटी का स्थापना कब हुआ? रीजन क्या था? 8 अप्रैल को हुआ मर्जर संधि, और ये हुआ था ब्रुसेल्स। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से थे आप फिर से देख लीजिए, ECSC, EEC और यूरोटॉम, ये तीनों को मिला के एक बन गया यूरोपियन कम्युनिटी। उसके बाद 1973 में इसमें 3 कंट्री ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 3 और हो गया 9, यूके, आयरलैंड और डेनमार्क में शामिल होते हैं 1973 में। 86 में एक कानून आता है, सिंगल यूरोपियन एक्ट, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कम्युनिटी है, सबका सब जगह एक ही कानून चलेगा। सिंगल यूरोपियन एक्ट कब आया? 1986। उसके बाद 1991 में होता है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी पर सहमति। मास्ट्रिक्ट पर मीटिंग होती है और एक संधि बनाने की सहमति की जाती है, और 7 फरवरी 1992 को मास्ट्रिक्ट संधि पर होता है हस्ताक्षर। सहमति कब हुआ? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है CUT वाले को, जैक वाले को कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि जैक वाले पढ़ रही है कि मास्ट्रिक्ट संधि हो गया 1992 में। अब वहां पूछेगा कि मास्ट्रिक्ट संधि का सहमति कब हुआ। अब बच्चा सोचा है कि 92 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, तो जब सहमति पूछेगा तो 91, हस्ताक्षर पूछेगा तो 92। तो CUT वाले को देखो यहाँ फंसाता है, जैक वाले को इसको पढ़ते हैं 92, लेकिन आप सहमति है हस्ताक्षर, यहाँ पे सबको मान लिया कि हाँ ठीक है, लेकिन ऑन पेपर नहीं। ऑन पेपर कब आया? फरवरी 7, 1992। और 1993 में EU की आधिकारिक घोषणा हो। यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक घोषणा कब होती है? और जब ये घोषणा हो जाती है तो ये सिर्फ आर्थिक समुदाय नहीं होता है, आर्थिक प्लस राजनीतिक समुदाय बन जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा यूरोपियन यूनियन आर्थिक के साथ राजनीतिक समुदाय कब बना? तो बनता है 1 नवंबर 1993। इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन रह गया, इकोनॉमिकल प्लस पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको जियो पॉलिटिकल भी कहते हैं। 2002 में यूरोप का अपना करेंसी लागू हुआ, यूरो। 2004 में 10 और नए देश जुड़ गए। वो 10 देश कौन थे? पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा और साइप्रस। ये 10 कंट्री और जुड़ते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्री सब ज्वाइन करता है 2004 में एक साथ 10 कंट्री। और 2010 से 12 यूरोपियन क्राइसिस, यानी कि वहां भी आर्थिक मंदी और बहुत तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है उसको। और 16 में ब्रेक्सिट के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है यूरो के द्वारा। ब्रेक्सिट यानी कि BRT प्लस एग्जिट, यानी कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का निकलना, इसी घटना को कहते हैं ब्रेक्सिट। तो 2016 में जनमत संग्रह होता है और यूके जो है यू से निकलने का फैसला लेता है। तो जनमत संग्रह ब्रेक्सिट का कब हुआ? ब्रेक्सिट लागू कब हुआ? 2020, यानी कि 2020 से यूके इसका मेंबर नहीं। उसके बाद 20 के बाद कोविड आ जाता है, कोविड इसको प्रभावित करता है। और 22 से 26 तक जो करंट टाइम है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसलिए यूरोपियन यूनियन यहाँ भी समस्या में फंसा हुआ। MCQ आप लोग प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके बाकी देश और बाकी संगठनों का। आज के लिए इतना ही।